हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 के बुक के क्वेश्चंस की। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। आपकी जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसमें चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करेंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में दो प्रश्न मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है K3FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरणांक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको ऑक्सीकरणांक निकालना है किसका, Fe का। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, बताया था मैंने आपको K3FeCN6। तो बताओ पोटेशियम पे कितना आवेश होता है, +1। कितने पोटेशियम है, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 प्लस Fe का निकालना है, x मान लिया। Cn के ऊपर कितना आवेश होता है, -1, और कितने Cn है, 6। तो +-6 = 0। तो x = कितना हो जाएगा, +3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा B 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्न में किसकी आकृति चतुष्फल की है। तो आकृति आपको फाइंड आउट करनी है। देखिएगा, सबसे पहले हम NiCN4-2 की बात करते हैं। इस NiCN4-2 की आकृति हम फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा, इसमें जो केंद्रीय धातु है वो निकल है और निकल का ऑक्सीकरण कितना है, +2 है। x - 4 = -2। -4 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उधर पहले से क्या है, -2 है। तो यहाँ पर निकल का ऑक्सीकरण +2 है, तो हम निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। बताओ निकल का क्या होता है, Ar3d8-4s2, ये निकल का होता है। और निकल +2 का क्या हो जाएगा, 3d8-4s0। अब इनको हम उपकोषों में शो कर देंगे। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 3d8 को ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और यहाँ पर क्या है, 4s। ये 3d हो गया और ये क्या हो गया, 4s। तो 3d8-4s0। ठीक है। आगे क्या होता है, 4p होता है और उसके आगे क्या होता है, 4d होता है। मैंने बताया था VBT से निकलेगी इनकी संरचना। तो VBT के स्टेप्स मैंने बताए थे। अब बताओ लिगेंड कैसा है, लिगेंड कैसा है, प्रबल है कि दुर्बल है। Cn- है तो प्रबल लिगेंड होता है। तो प्रबल लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा। तो देखो ये तो ऑलरेडी युग्मित है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के इसमें डाल देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें आ जाएगा। अब बताओ समन्वय संख्या कितनी है, 4। और 4 समन्वय संख्या होगी तो 4 खाली कक्षक लेने होंगे। शुरुआत यहाँ से करोगे जहाँ से खाली शुरू हो रहे हैं। तो ये संकरण हो जाएगा DsP2। और DsP2 संकरण होने पर मैंने आपको बताया था आकृति होती है वर्गाकार समतल। तो इस प्रश्न का उत्तर ये तो नहीं होगा। अब दूसरा देखो, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब अपन इसको चेक करते हैं NiCl4-2 को। NiCl4-2 को यदि हम चेक करें तो देखिएगा, इसमें निकल +2 है। निकल का ऑक्सीकरण कितना है, +2 है। तो निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d8-4s0। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं भैया, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। निकल +2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसमें निकल का ऑक्सीकरण +2 है। निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d8-4s2। तो निकल +2 का कितना हो जाएगा, 3d8-4s0। ठीक है। तो ये 3d हो गया। आगे क्या है, 4s है। आगे क्या है, 4p है। और उसके आगे क्या है, 4d है। ठीक है। इसको इन सबको अपन लिख लेते हैं, चाहे काम में आए या नहीं आए। ठीक है। अब देखो लिगेंड कैसा है, दुर्बल। अरे लिगेंड दुर्बल है कि नहीं है, लिगेंड क्या है, दुर्बल। तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा क्या, नहीं होगा। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, खाली कक्षक ले लेंगे। तो यहाँ से खाली कक्षक लोगे कितने, 4, क्योंकि समन्वय संख्या 4 है। तो संकरण क्या हो गया, sp3। इसका मतलब इसकी आकृति क्या होगी, चतुष्फल की है। ठीक है। अब PdCl4-2 देखो, PdCl4-2 बताओ। PdCl4-2 में Pd का ऑक्सीकरण कितना है, +2। तो पहले अपन Pd का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। Pd आता है निकल के नीचे। निकल की आवर्त संख्या होती है 4 और पैलेडियम की आवर्त संख्या होती है 5। तो इसका जो विन्यास होता है वो होता है 3d8-4s2। तो इसका जो विन्यास होगा उसमें ये जो 3 है ये तो हो जाएगा 4 और ये जो 4 है ये हो जाएगा 5। तो 4d8-5s2 विन्यास हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन 4d8-5s2
से PD+2 का विन्यास लिखेंगे तो हो जाएगा 4D8 5S0। तो D8 विन्यास है तो यहाँ पर अपन पहले D उपकोष बनाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन भर लेंगे। ठीक है, आगे क्या है 5S, ये हो गया 4D, ये 5S, आगे 5P होगा और उसके आगे 5D होगा। ठीक है, अब देखो लिगेंड कैसा है, दुर्बल, तो क्या इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा क्या? कायदे से नहीं होना चाहिए, कायदे से नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात जो मैं बताने जा रहा हूँ आपके सिलेबस में नहीं है, उच्च कक्षाओं में आप पढ़ोगे कि यदि धातु संकुल यौगिक की धातु पांचवें या छठे आवर्त की हो, पांचवें या छठे आवर्त की हो, तो यदि धातु 4D या 5D श्रेणी की हो तो लिगेंड चाहे प्रबल हो या दुर्बल हो, हमेशा इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है। ये आपको ध्यान रखनी है। जैसे निकल अगर होगा तो हम लिगेंड देखेंगे, लेकिन निकल के नीचे जो धातु है पैलेडियम या उसके नीचे जो धातु है प्लेटिनम, उसमें चाहे लिगेंड दुर्बल हो चाहे प्रबल हो, लिगेंड का हमेशा युग्मन होता है। सर ऐसी बात आपने बताई नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पर आपको बतानी पड़ रही है क्योंकि एग्जाम्पल दे दिया है बुक वाले ने, गलत दिया है, फिर भी आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि धातु 4D श्रेणी की है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेंगे, खाली कक्षक ले लेंगे 4DsP2, और DsP2 संकरण पर मूल आकृति कैसी होती है? वर्गाकार समतल। तो NiCl4-2 इस प्रश्न का उत्तर होगा। PdCl4-2 इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी आकृति वर्गाकार समतल है। और NiCO4 टेट्राकार्बोनेट निकल, इसको और चेक कर लेते हैं। देखो इसमें निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3D8 4S2। ठीक है, और निकल जो है उसका ऑक्सीकरण 0 है, तो यही विन्यास रह जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो भर देंगे अपन D में, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 4S में कितने भर देंगे? 2, आगे 4P और आगे 4D। ठीक है, ये सारे लिख लेते हैं चाहे काम में आए या नहीं आए। ये 3D हो गया, ये 4S, ये 4P और ये 4D। अब बताओ लिगेंड प्रबल है कि दुर्बल? प्रबल है, तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं उसको इधर लेके आओगे आप, और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को भी यहाँ पे लेके आओगे क्योंकि हमें खाली कक्षक चाहिए होते हैं। तो खाली कक्षकों को लेने के लिए ये बीच में एक खाली कक्षक आ रहा है, तो ये खाली कक्षक जो है संकरण में काम में नहीं आ सकता क्योंकि एक खाली यहाँ पर, एक खाली यहाँ पर बीच में भरा हुआ है। तो अपन इस दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर लेके आ जाएंगे। तो बताओ अब खाली कक्षक ले लो, कितने? 4। संकरण क्या हो गया? sp3। sp3 संकरण पर मूल आकृति कैसी होगी? चतुष्फल की है। तो बताओ मुझे, इस प्रश्न के 2 उत्तर हो जाएंगे। अब ये भी उत्तर है और ये भी उत्तर है, यानी इसका आंसर बी भी होगा और क्या होगा? डी भी होगा। NiCl4-2 की आकृति भी चतुष्फल की होती है और NiCO4 की भी आकृति क्या होती है? चतुष्फल की। इस एग्जाम्पल को मैं एक बार वापस से समझा देता हूँ। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन सा? NiCO4। देखिएगा NiCO4 को वापस से देखिएगा। NiCO4 ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि इसका संकरण और उसकी आकृति बताओ। तो सबसे पहले निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 3D8 4S2। आगे आप आर्गन लगा सकते हो, ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो D में कितने भरोगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 4S में कितने भरोगे? 2, आगे 4P है और उसके आगे 4D है। ठीक है, बना लेते हैं, वैसे काम में नहीं आएगा फिर भी बना लेते हैं। ये हो गया 3D, ये 4S, ये 4P और ये 4D। ठीक है, निकल का ऑक्सीकरण 0 है तो यही विन्यास रह जाएगा। अब लिगेंड कैसा है? प्रबल, तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करना है। तो हम युग्मन करने के लिए क्या करते हैं? सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, फिर यहाँ तक बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सारे बाहर निकाल के वापस उड़ोगे तो 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे, और ये दोनों भी बाहर है तो उनको इसमें भर देना है। ठीक है, इनको भी बाहर निकालोगे तो फिर इनको यहीं भर दोगे, वहाँ से हटा दोगे। अब बताओ संकरण क्या हो गया? sp3। आकृति कैसी? चतुष्फल की है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में प्रश्न संख्या 3 है, EDTA-4 की समन्वय संख्या है। तो देखिएगा EDTA का पूरा नाम होता है एथिलीन डाइअमीन
एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिडेटो, क्योंकि -4 है तो टेट्रा होगा, -3 है तो क्या होगा, ट्राई एसिडेटो। -4 आवेश होता है EDTA पे तो उसका पूरा नाम होता है एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिडेटो, और -3 आवेश होता है तो उसका पूरा नाम होता है एथिलीन डाइअमीन ट्राई एसिडेटो। ठीक है, -3 में ट्राई आता है और -4 में टेट्रा आता है। बताया था मैंने लिगेंड पढ़ाते वक्त, आप देख सकते हैं संबंधित लेक्चर। तो इसका अपन पहले सूत्र लिख लेते हैं। तो देखो ये तो हो गया एथिलीन, ये हो गया डाइअमीन, फिर कितने एसिटेटो है, 4 है, तो एक एसिटेटो तो ये रहा, दूसरा एसिटेटो ये रहा, तीसरा एसिटेटो ये रहा, और चौथा एसिटेटो ये रहा। अब समन्वय संख्या देखो कितनी हो गई, कितने दाता परमाणु है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 और 6। तो बताओ इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। इसके विकल्प मैंने नहीं लिखे, आप देख लेना बुक के अंदर, उसमें जिस विकल्प में 6 दे रखा है वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक जटिल यौगिक का निर्माण नाइट्रेट व क्लोराइड लिगेंड से होता है। जब इसमें AgNO3 मिलाया जाता है तो AgCl के 2 मोल अवक्षेपित होते हैं। AgCl के 2 मोल मिल रहे हैं, 2 मोल AgCl, तो यौगिक का सूत्र होगा। तो देखो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है ये, जब ये ब्रेक होगा तो कितने Cl- आयन देगा, 2। जब ये ब्रेक होगा तो कितने Cl- आयन देगा, 1। और ये ब्रेक होगा तो कोई Cl- आयन नहीं देगा क्योंकि इसमें नाइट्रेट आयन ही है, Cl- आयन है नहीं। तो ये तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, क्योंकि AgCl के 2 मोल बनने के लिए आवश्यक है कि संकुल यौगिक विलयन में कितने Cl- आयन दे, 2। और 2 Cl- आयन ये देगा क्या, ये तो 1 ही देगा, और ये कितने देगा, देखो 2। क्यों, क्योंकि इसमें आयनन मंडल में 2 Cl है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, A, क्योंकि ये वियोजित होकर 2 Cl- आयन देगा, और 2 Cl- आयन AgNO3 के 2 Ag+ से क्रिया करके कितने AgCl बना लेगा, 2 AgCl, और 2 AgCl का मतलब 2 मोल AgCl। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 समावयवता से संबंधित है, इसलिए उसको एक बार छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को भी छोड़ा था क्योंकि वो भी किससे संबंधित था, समावयवता से। समावयवता को हमारे सिलेबस में से हटा लिया गया है, इसलिए हम एक बार समावयवता वाले क्वेश्चंस छोड़ रहे हैं, बाद में हम लेंगे उनको जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करोगे। तो NiCO4 का संकरण है, तो अभी निकाल के बताया था इसी वीडियो में। NiCO4 का संकरण क्या होता है, sp3 होता है। तो इसके विकल्प आप देखिएगा, उन विकल्पों में जो sp3 वाला विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है या कौन सी धातु होती है, तो याद रखिएगा क्लोरोफिल मैग्नीशियम का संकुल यौगिक होता है। क्लोरोफिल किसका संकुल यौगिक होता है, मैग्नीशियम का। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बाद अब हम बात करेंगे अति लघुरात्मक प्रश्नों की, और अति लघुरात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न है K3FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरणांक व समन्वय संख्या बताओ। Fe का एक तो क्या पूछा है, ऑक्सीकरणांक, एक Fe की क्या पूछी है, समन्वय संख्या। तो ऑक्सीकरणांक तो अभी मैंने आपको निकाल के बताया था, चलो एक बार वापस से बता देता हूँ। पोटेशियम पे +1 आवेश होता है, तो कितने पोटेशियम में, 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 प्लस Fe का निकालना है x - 6 = 0, तो x = कितना हो जाएगा, +3। अब ये कह रहा है समन्वय संख्या बताओ, तो बताओ साइनाइड एक एकल दंतुक लिगेंड होता है, ठीक है, और Fe के साथ कितने साइनाइड जुड़े हुए हैं, 6। समन्वय संख्या क्या होती है, संकुल यौगिक में धातु एवं लिगेंडों के मध्य बनने वाले उप सहसंयोजक बंधों की कुल संख्या क्या कहलाती है, समन्वय संख्या। तो बताओ यहाँ पर 6 एकल दंतुक लिगेंड है, धातु के साथ कितने उप सहसंयोजक बंध बनाएंगे, 6। इसका मतलब इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, जल की कठोरता दूर करने में कौन सा लिगेंड प्रयुक्त होता है। सर ऐसा कोई टॉपिक हमारे सिलेबस में आया क्या। एक्चुअल में इस चैप्टर के एंड में आपको संकुल यौगिकों के महत्व और उनके अनुप्रयोग या उपयोग दे रखे हैं, उनमें ये दे रखा है। अब चूंकि ये टॉपिक हटा लिया गया है इसलिए क्वेश्चन तो नहीं आएगा परीक्षा के अंदर, फिर भी मैंने बोर्ड पे लिख लिया तो आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होता है EDTA -4। जल की कठोरता को दूर करने में कौन सा लिगेंड काम में आता है, EDTA -4। LiAlH4 का IUPAC नाम है। तो IUPAC नाम लिखने के नियम मैंने आपको बताए थे, क्या क्या नियम थे, कैसे लिखते हैं। सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं, तो धनायन कौन है, लिथियम। अब ऋणायन का नाम लिखेंगे, ऋणायन संकुल आयन के रूप में विद्यमान है,
और संकुल आयन का नाम लिखते समय सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड कौन है यहाँ पे? हाइड्राइड, तो टेट्रा हाइड्राइडो। फिर एल्युमिनियम को एल्यूमिनेट लिख देंगे क्योंकि संकुल ऋणायन का नाम लिख रहे हैं अपन। फिर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? 3rd। निकाल लोगे। लिथियम का ऑक्सीकरणांक +1, एल्यूमिनियम का निकालना है x, और हाइड्रोजन पे कितना होता है? -1, तो -4 लिख के हम बराबर करके 0 कर देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? +3। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि समाव्यता का क्वेश्चन है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। निकल +2 का चुंबकीय आघूर्ण आपसे पूछा है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, म्यू = होता है √n+2, जहां पे n होता है डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम सबसे पहले निकल का विन्यास लिखेंगे। निकल का विन्यास होता है आर्गन। इस आर्गन को नहीं लिखो तो भी चलेगा क्योंकि इस बात के मार्क्स नहीं काटे जाते। तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन, या आर्गन नहीं लिखो तो भी चलेगा, 3d8 4s2। तो बताओ निकल +2 का क्या हो जाएगा? 3d8 4s0। अब 3d8 विन्यास में बताओ कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे n का मान 2 रख देना तो आंसर आ जाएगा। म्यू = √2 2 + 2, 2 और 2 कितना होता है? 4, 4 को गुणा किया 2 से 8 यानी √8, और इकाई क्या होती है? बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, √8 की फॉर्म में लिख देना आप। अब इसका अगला क्वेश्चन है Mn3CO12 का IUPAC नाम लिखो। तो बताओ, सबसे पहले लिगेंडो का नाम लिखेंगे। लिगेंड क्या है? कार्बोनिल। 12 को कहते हैं डोडी, तो डोडी कार्बोनिल। मैग्नीज कितने हैं? 3 हैं, तो ट्राई मैग्नीज। ऑक्सीकरण धातु कार्बोनिल में हमेशा कितनी होती है? 0, तो इस कंपाउंड का नाम होगा डोडी कार्बोनिल ट्राई मैग्नीज 0। उभयतंतुक लिगेंड का एक उदाहरण दो, वह बताओ कि इसे उभयतंतुक लिगेंड क्यों कहते हैं। तो उभयतंतुक लिगेंड क्या होते हैं? वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु हो लेकिन एक समय पर केवल एक दाता परमाणु ही केंद्रीय धातु के साथ उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़े, उसे हम क्या कहते हैं? उभयतंतुक लिगेंड कहते हैं। तो उभयतंतुक लिगेंड का उदाहरण है CN-। इसमें देखो, कार्बन भी दाता परमाणु होता है, नाइट्रोजन भी होता है। जब कार्बन जुड़ता है धातु के साथ तब इसे कहते हैं साइनो या साइनाइडो, और नाइट्रोजन जब जुड़ता है धातु के साथ तो इसे कहते हैं आइसोसाइनो या आइसोसाइनाइडो। तो इसे उभयतंतुक लिगेंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें 2 दाता परमाणु हैं लेकिन एक समय पर केवल एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु के साथ उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में एकल दंतुक व द्विदंतुक लिगेंड को पहचानो। पहला है EN, एथिलीन डाइएमीन। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यह एक द्विदंतुक लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है? द्विदंतुक। इसको हम पढ़ चुके हैं। साइनाइडो को हम पढ़ चुके हैं। ये कैसा लिगेंड है? एकल दंतुक। साइनाइडो एकल लिगेंड है, एकल दंतुक लिगेंड है। एथिलीन डाइएमीन द्विदंतुक लिगेंड है। 2 लिगेंड नए आए हैं, एक है ACAC, एक है DMG। ACAC होता है एसिटाइल एसिटिनेटो, एसिटाइल एसिटिनेटो, एसिटाइल एसिटिनेटो। तो एसिटाइल एसिटिनेटो को ACAC कहते हैं और उसका फॉर्मूला ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है, CH3CO सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन पे माइनस होता है और CH3 होता है। ये किसका फॉर्मूला है? ACAC का। ये देखो, इसमें 2 दाता परमाणु है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इसको याद आप कीजिएगा। एसिटाइल एसिटिनेटो का फॉर्मूला देखो क्या है? CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन पे माइनस और यहाँ पर क्या है? CH3। तो कितने दाता परमाणु इसके अंदर? 2। इस पर भी लोन पेयर है ना, इस पर माइनस है। तो बताओ ये कैसा लिगेंड हो गया? द्वितंतुक लिगेंड। और एक होता है DMG, डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो। क्या नाम है इसका पूरा? डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो। और इसका केमिकल फॉर्मूला ये रहा, CH3C, CH3C
दोनों C के बीच सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड के साथ NN है, इसमें OH और यहाँ पर क्या है O-, इसको भी आपको याद कर लेना है। तो बताओ ये लिगेंड जो है वो द्वितंतुक लिगेंड हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इसमें देखो दो दाता परमाणु, एक तो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो ऊपर वाला जो उसका पार्ट होता है उसमें नाइट्रोजन वर्क करता है दाता परमाणु की तरह, और इसमें ऑक्सीजन किसकी तरह वर्क करता है, दाता परमाणु की तरह। तो बताओ इसमें कितने दाता परमाणु है, 2। तो ये द्वितंतुक है, ये द्वितंतुक है और ये भी द्वितंतुक है, और Cn- कैसा लिगेंड है, एकल दंतुक। इसके बाद में हम बात करेंगे लघुरात्मक प्रश्नों की, और लघुरात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न है किलेट प्रभाव किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाओ। तो देखिएगा किलेट प्रभाव किसे कहते हैं, ये मैंने आपको चैप्टर को जब पढ़ाया था उस वक्त बता दिया था। एक बार वापस मैं आपको बताना चाहूँगा। किलेट प्रभाव को समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि किलेट लिगेंड क्या होते हैं। किलेट लिगेंड, तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई बहुदंतुक लिगेंड अपने 2 या 2 से अधिक दाता परमाणुओं का उपयोग करते हुए केंद्रीय धातु के साथ उपसहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़ता है तो एक वलय बनती है, उस वलय को किलेट वलय कहा जाता है, और ऐसे लिगेंड को क्या कहा जाता है, किलेट लिगेंड। ठीक है। और किलेट लिगेंड युक्त जो यौगिक होते हैं, जो संकुल यौगिक होते हैं, वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्थायी होते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, किलेट प्रभाव कहा जाता है। इसमें आपसे पूछा गया है उदाहरण देकर समझाओ। तो प्रश्न का उत्तर किस प्रकार लिखना है एक बार वापस से बताऊंगा। सबसे पहले आप किलेट लिगेंड की परिभाषा को लिख देंगे। जब कोई बहुदंतुक लिगेंड अपने 2 या 2 से अधिक दाता परमाणुओं का उपयोग करते हुए केंद्रीय धातु के साथ उपसहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ता है तो एक वलय बनती है, उस वलय को किलेट वलय कहते हैं। ऐसे लिगेंड को किलेट लिगेंड कहा जाता है और इस प्रभाव को क्या कहते हैं, किलेट प्रभाव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं CONH3 एक तो ये संकुल यौगिक है और एक संकुल यौगिक है COEN3 3Cl3। इसमें देखो कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं, इसमें कोबाल्ट के साथ 3 एथिलीन डाइमीन जुड़े हुए हैं। और एथिलीन डाइमीन जो होता है वो एक किलेट लिगेंड होता है। इस कारण से ये जो यौगिक होगा वो इस यौगिक की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा स्थायी। डायग्राम बनाते हैं, देखिएगा इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। CONH3 तो बताओ आकृति कैसी होगी, अष्टफल की है। अष्टफल की आकृति होगी कि नहीं होगी, मैंने आपको VBT में इसकी आकृति बताई थी। तो ये तो क्या है CONH3 बाहर क्या लगा दिया, Cl3। अब COEN3 और Cl3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो ये CO है, इसकी भी आकृति अष्टफल की होगी कुछ इस प्रकार से। हमें कितने EN ऐड करने हैं, 3। एक EN हमने यहाँ लगा दिया, दूसरा EN हमने यहाँ लगा दिया। 2 दाता परमाणु होंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इस फॉर्म में इसको लिखा जाता है, और एक EN हमने यहाँ लगा दिया। तो बताओ वलय बन रही है कि नहीं बन रही, 1 वलय 2 वलय 3 वलय, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, Cl3। तो ये जो संकुल यौगिक होगा वो इस संकुल यौगिक की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा स्थायी, और इस प्रभाव को क्या कहेंगे, किलेट प्रभाव। केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण ज्ञात करो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, समावेता से संबंधित है। केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरणांक ज्ञात करना है। तो देखो पोटेशियम का 1 होता है, तो कितने पोटेशियम है, 3 प्लस x, बताओ ऑक्जुलेटो पे कितना होता है, -2, और कितने ऑक्जुलेटो है, 3, तो -6 = 0, तो x = कितना आ जाएगा, +3। ऑक्सीकरणांक काफ़ी बार निकालना मैंने आपको बता दिया है, तो आप भी कुछ प्रैक्टिस अपने आप भी करेंगे। x - 6 = -3, तो x = कितना आ जाएगा, +3। x किसका माना, Fe का, Cn का -6 = -3। sp3 व dsp2 संकरण की ज्यामिति व एक एक उदाहरण लिखो। देखो sp3 संकरण की ज्यामिति बताई थी चतुष्फल की होती है, और dsp2 संकरण की ज्यामिति बताई थी वर्गाकार समतल होती है, वर्गाकार समतल। sp3 संकरण का उदाहरण है NiCO4, और dsp2 संकरण का उदाहरण है, आज इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है, NiCl3।
CN4 -2, NiCN4 -2, या फिर एक और एग्जाम्पल बताया था PdCl4 -2। ये दोनों ही किसके उदाहरण है? वर्गाकार समतल संकुलों की। क्वेश्चन नंबर 5 सिलेबस में नहीं है, तो इस प्रकार से हमने ये लघुरात्मक प्रश्नों की बात कर ली। क्वेश्चन नंबर 1 दूसरा सिलेबस में नहीं है, तीसरा बता दिया, चौथा बता दिया और पांचवा सिलेबस में नहीं है। तो हमने बात कर ली कौन से प्रश्नों की? लघुरात्मक प्रश्नों की। अब हम बात करेंगे निबंधात्मक प्रश्नों की, और निबंधात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न है NiCN4 -2 का संकरण व संरचना बताओ। तो देखिएगा, आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताना है इसका आंसर, लेकिन मैं आपको निकाल के एक बार वापस से बता देता हूँ। हालांकि ये एग्जाम्पल शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया होगा, इसी वीडियो लेक्चर में किया था। Ni का पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे 3d8 4s2, फिर निकल का ऑक्सीकरण अंक +2 है, तो +2 के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे 3d8 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। फिर इनको हम उपकोषों में शो कर देंगे। बताओ डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। पहले एक एक भरना है, 1 2 3 4 5, फिर वापस से एक एक भर देना है 6 7 और 8। फिर आगे 4s है, फिर आगे 4p है, फिर आगे क्या है? 4d। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या लिगेंड प्रबल है या दुर्बल। तो लिगेंड प्रबल है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल के यहाँ भर देंगे। ठीक है। युग्मन का तरीका मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना उनको सबको पहले बाहर निकाल लो, फिर वापस से भरो शुरू वाले 3 कक्षकों में। शुरू वाले 3 कक्षक भर जाए तो अगले कक्षक में भरो, तो अगला कक्षक यही है ना, तो इसमें भर देंगे। अब बताओ समन्वय संख्या कितनी है? 4, तो 4 खाली कक्षक ले लो। तो D, एक तो D लिया, एक S लिया और 2 क्या ले लिए? P। तो बताओ संकरण हो गया DsP2, और संरचना क्या होगी बताओ? DsP2 संकरण पर संरचना बताई थी मैंने, वर्गाकार समतल। वर्गाकार समतल। तो बताओ आकृति कैसी हो जाएगी? वर्गाकार समतल। ठीक है, ये -2 है इसके ऊपर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। अब हम बात करेंगे निबंधात्मक प्रश्नों में प्रश्न संख्या 3 की। तीसरा जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। CFT के आधार पर निम्न संकुल यौगिकों के गुणों की व्याख्या कीजिए। देखिएगा, जब मैंने आपको CFT पढ़ाई थी और अष्टफलकीय संकुलों की CFT मैंने जब आपको पढ़ाई थी, तब बताया था कि जब लिगेंड प्रबल होता है, जब लिगेंड क्या होता है? प्रबल। याद कीजिएगा, तो मैंने आपको बताया था कि विपाटन अधिक होता है, विपाटन अधिक होता है, अर्थात यहां पर डेल्टा O का मान P से क्या होता है? ज्यादा। और जब लिगेंड दुर्बल होता है, जब लिगेंड क्या होता है बच्चों? दुर्बल होता है, तो विपाटन कम होता है। विपाटन क्या होता है? कम। कम विपाटन का मतलब हो गया कि यहां पर डेल्टा O का मान P से कम होता है। यहाँ पे डेल्टा O P से ज्यादा होता है और यहाँ पे डेल्टा O P से क्या होता है? कम होता है। सर P क्या होती है? P युग्मन ऊर्जा होती है, बताया था। P क्या होती है? युग्मन ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रॉनों के युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा। और डेल्टा O क्या होती है? T2G और EG कक्षकों के बीच का ऊर्जा अंतराल, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। ठीक है। तो दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में विपाटन कम होगा, डेल्टा O कम होगा P की तुलना में, और प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में डेल्टा O ज्यादा होगा, किसकी तुलना में? P की तुलना में। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रॉनों का वितरण बताया था कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये T2G कक्षक है और ये कौन से कक्षक है? EG। ये T2G है और ये कौन से हैं? EG। मैंने आपको कहा था कि D1, D2 और D3 जब विन्यास होगा तो दोनों का जो भरने का तरीका होगा इलेक्ट्रॉनों का वो सेम होगा। एक
D1 2 D2 3 D3, यानी D1 D2 D3 हो गए, इसमें भी D1 D2 D3। फिर मैंने आपको बताया था चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में तो युग्मित हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ऊपर जाने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए और युग्मन के लिए कम चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन युग्मन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? युग्मन। और यहां पर चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ऊपर। क्यों? क्योंकि यहां पर युग्मन के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो युग्मन के लिए ज्यादा चाहिए तो युग्मित नहीं होगा, वो कहां जाएगा? ऊपर, क्योंकि ऊपर जाने के लिए कम चाहिए, क्योंकि गैप कम है और यहाँ पे गैप क्या है? ज्यादा। याद है आपको बताया था। तो मुझे एक बात बताइएगा, इन दोनों संकुल यौगिकों के गुणों की हमें व्याख्या करनी है। तो H2O कैसा लिगेंड है? दुर्बल। H2O कैसा लिगेंड है? दुर्बल लिगेंड। और Cn- कैसा लिगेंड है? प्रबल लिगेंड। तो हम इनके गुणों की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि वापस से इलेक्ट्रॉन भरेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। तो बताओ Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Ar 3d6 4s2। तो Fe+3 का विन्यास क्या हो जाएगा? Ar 3d5 4s0, यानी D5 विन्यास है। 5 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं और इसमें भी Fe+3 है ऑक्सीकरण अवस्था। इसमें Fe+3 है कि नहीं? इसमें भी क्या Fe+3 है? निकाल के देखना। x - 6 = -3, x = +3, तो इसमें भी Fe+3 है, तो इसके भी Fe+3 का विन्यास वही होगा Ar 3d5 4s0, यानी इसमें भी D में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी D में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हमें बढ़ने, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हमें बढ़ने। Cn- प्रबल लिगेंड है तो कुछ इस प्रकार का विपाटन हुआ होगा, और H2O दुर्बल लिगेंड है तो कुछ इस प्रकार का विपाटन हुआ होगा। प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में डेल्टा O ज्यादा होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा और इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें हमें बढ़ने हैं, 1 2 3। चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ लेके जाओगे? ऊपर। क्यों? क्योंकि गैप कम है तो आसानी से ऊपर चला जाएगा। युग्मन के लिए ऊर्जा क्या चाहिएगी? ज्यादा, तो युग्मित नहीं होगा। दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में युग्मन नहीं होता है, मैंने आपको बताया था। प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में युग्मन होता है। तो देखिएगा यहाँ पर 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिएगा 5 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब देखो ये वाला जो संकुल होगा, यानी ये वाला जो संकुल होगा वो कैसा संकुल होगा? उच्च चक्रण संकुल होगा। क्यों होगा उच्च चक्रण संकुल? क्योंकि युग्मन नहीं हुआ। और ये कैसा होगा? निम्न चक्रण संकुल। दूसरी बात, इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5, और इसमें केवल कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 1। इसका मतलब इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो ज्यादा होगा और इसका चुंबकीय आघूर्ण इसकी तुलना में क्या होगा? कम होगा। चुंबकीय आघूर्ण इसका ज्ञात करोगे तो μ = √5, 5 + 2 होगा, 5 और 2 7, 7 × 5 35, यानी √35 होगा। और इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो √1, 1 + 2 होगा, यानी 2 और 1 3 होता है, यानी √3 होगा। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा होगा और इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? कम होगा। ये उच्च चक्रण संकुल होगा और ये कैसा संकुल होगा? निम्न चक्रण संकुल। निबंधात्मक प्रश्नों में प्रश्न संख्या 3 जो है उसके 2 भाग हैं। ए भाग आपके सिलेबस में नहीं है और जो भाग बी है वो आपका होमवर्क रहेगा, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है या प्रश्न संख्या 4 है वो भी आपका क्या है? होमवर्क। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी कर लिया है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा क्या होता है? समाप्त। अब जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे और जो पीछे कुछ क्वेश्चंस रहे हुए हैं उनको भी हम जल्द ही पूरा कर लेंगे। तो यहाँ तक का आप काम पूरा कर लेना, अपनी कॉपी में नोट्स बना लेना। नोट्स अभी आपको अगर नहीं मिले हैं तो वो मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से मंगवा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।